नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यूज के जो इंडियन इकोनॉमी के 2019 में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जितने भी इंडियन इकोनॉमी एक तरह से आपका 1/5 जो पार्ट होता है इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन से पूछा जाता है। और अगर आपको बेसिक कंसेप्ट की क्लियरिटी है तो नो डाउट इन क्वेश्चंस को आप बहुत ईजिली कर लेंगे। और बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं जो मॉडरेट टू टफ होते हैं, बाकी लगभग सभी ईजी होते हैं अगर कंसेप्ट की क्लियरिटी है तो। चलिए चलते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पूछ रहा था परचेसिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइसेस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट। ये समझिए, सबसे पहले आपको समझना कि परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होता है। इसको बेसिक एग्जांपल से समझिए कि यहां पर जो आपका 1 लीटर जो दूध है वो यहां पर कितने रुपए का मिल रहा है और यूएस में वो कितने डॉलर का मिल रहा है, उसका कंपैरिजन हो रहा है। ना कि करेंसीज का कंपैरिजन, चीज का, सामान का कंपैरिजन हो रहा है उसी गुड्स एंड बास्केट्स का। ठीक है, जो गुड्स इस बास्केट में है उसी गुड्स को आपको यूएस में बास्केट्स में देखना है, वो यूएस डॉलर में कितने का पड़ रहा है और इंडियन में रुपी में वो कितने का पड़ रहा है, उसका कंपैरिजन देखना है। ठीक है, तो उसको बोल देते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी। फॉर एग्जांपल आपका 1 लीटर ऑफ मिल्क जो होता है इंडिया में लगा लीजिए 100 रुपीज का है। ठीक है, वही आपको मिल रहा है $1 में। 1 लीटर ऑफ मिल्क इन इज इक्वल टू योर $1। तो आपका $1 की वैल्यू कितनी आ गई? 100 रुपीज, क्योंकि हमने किसका बास्केट में सेम गुड्स लिए, कौन से? मिल्क लिया। ठीक है, तो आपका $1 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? आपका 100 रुपीज के। ऐसे देखते हैं आपका परचेसिंग पावर पैरिटी। ठीक है, एक्सचेंज होता है। देन ये आपके सही बात बोली है इसने कि डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस की सेम बास्केट में ऑफ गुड्स एंड सर्विस सेम होनी चाहिए। राइट। सेकंड है इन टर्म ऑफ पीपीपी डॉलर इंडिया इज 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। बोल रहा है कि डॉलर की फॉर्म में, पीपीपी डॉलर की फॉर्म में इंडिया 6th लार्जेस्ट है। जबकि ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि आपका सबसे नंबर 1 पे कौन सा है? चाइना, देन सेकंड पे है आपका यूएस एंड थर्ड पे है आपका इंडिया, ना कि 6th। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही है, सेकंड आपकी गलत हो गई। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है, तो ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करके है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। ये आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेडिकेटेडली ये हमने इस तरीके से ही बना रखी है कि विद एग्जांपल आपको समझ में आ जाए क्वेश्चंस आने वाले टाइम में यूपीएससी 2025 में, 26 में, कभी भी आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे एक्सप्लेनेशन है, और इससे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगी। राइट, चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू इंडियाज 5 ईयर प्लान विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है फ्रॉम सेकंड 5 ईयर प्लान देयर वाज ए डिटरमाइंड थर्स्ट टुवर्ड द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द बेसिक एंड द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। तो समझिए आपके 5 ईयर प्लान 1951 से स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस किया था। सेकंड जो प्लान आया था आपका, सेकंड 5 ईयर प्लान, वो किस क्या बोला जाता है उसको? आपको नेहरू मेहलनोबिस प्लान बोला जाता है। उसमें क्या किया था कि बेसिक जो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज हैं उन पे ज्यादा फोकस किया जाए। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही हो गई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही है। तो ऑप्शंस में आप देखेंगे, एलिमिनेट कीजिए, आपके पास 2 ही ऑप्शन बचे। ठीक है, देन सेकंड स्टेटमेंट फोर्थ 5 ईयर प्लान अडॉप्टेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द करेक्टिंग द अर्लियर ट्रेंड ऑफ इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या फोकस किया गया? एग्रीकल्चर में। सेकंड में किस पे फोकस किया गया? बेसिक इंडस्ट्रीज में। थर्ड में इन दोनों चीजों पे। तो क्या वेल्थ की कंसंट्रेशन कहां बढ़ती जा रही है? इन दोनों इंडस्ट्रीज पे बढ़ती जा रही है। तो इसमें भी यही बोला गया कि जो वेल्थ की और इकोनॉमिक पावर की जो कंसंट्रेशन है उसको हमें करेक्ट करना है, लोगों को सेल्फ रिलायंट बनाना है। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान का यही टारगेट था। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी सही हो जाती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आपकी सही हो गई। थर्ड स्टेटमेंट है इन द फिफ्थ 5 ईयर प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम द फाइनेंशियल सेक्टर वाज इंक्लूडेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान। तो जो फाइनेंशियल सेक्टर आपका जो इंक्लूड किया गया था वो किया गया था आपका 9th 5 ईयर प्लान में। राइट, ना कि आपके 5th 5 ईयर प्लान में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, देन आपका ये थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। तो आपको इसमें देख लीजिएगा आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट वन। ठीक है, चलिए, तो आपका 5th 5 ईयर प्लान नहीं, 9th 5 ईयर प्लान में इसको लिया गया था। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द फूड ग्रेन्स टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज मिनिमम स्पॉट प्राइस एंड बोनस इफ एनी पेड टू द फार्मर प्लस। फार्मर के साथ में जो प्लस किया गया। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, देन आपको इसको आगे क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए जो आपका 1965 में ये बनी गई थी। राइट, फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के तहत। अब इसमें क्या था? मिनिमम स्पॉट प्राइस प्रोवाइड करेंगे,
तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट है, देन आपका आ जाता है प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, देन है प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड चार्जेस फॉर गोडाउंस। तो चार्जेस ऑफ गोडाउंस इसमें इंक्लूडेड नहीं है, जबकि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट किस में आ जाता है, इकोनॉमिक कॉस्ट, किसकी, एमएसपी की इकोनॉमिक कॉस्ट में ही आ गया ये। देन थर्ड जो आता है प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, ये पॉइंट समझने का होता है। इसमें आपका क्या रहता है मेनली, जैसे आपका लोडिंग हो गया, अनलोडिंग हो गया, आपका पैकेजिंग हो गया, ये सारी चीज इंक्लूड होती है आपका प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल डिस्ट्रीब्यूशंस में। तो आपका सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, आपको ये चीज याद रखनी है। थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन था, इसमें अगर बेसिक नॉलेज होगी कि एफसीआई कैसे करता है काम, तो ये ईजी पड़ता आपके लिए, ठीक है। तो इसमें आपका दे रखा है कि सेम ईयर 1965 में कौन आया था साथ में, आपका कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस आया था, ऑल्सो सेटअप, जो रिकमेंड करेगा रिम्यूनरेटिव प्राइस, या जिसको बोला जाता है मिनिमम स्पॉट प्राइस, यही आपका सेटअप करता है टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, राइट। इसी साल यही आपकी इसको भी सेटअप किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, among the agricultural commodities imported by India, which one of the following accounts for the highest import in terms of the last 5 years? ये क्वेश्चन आपका आ जाता है इकोनॉमिक सर्वे में। इकोनॉमिक सर्वे आपका मेंशन रहते हैं कि जो टॉप प्रोडक्ट्स हैं, आप गुड्स में ले लीजिए, मर्केंडाइज में ले लीजिए, या आपकी सर्विसेज में ले लीजिए, किसी भी चीज़ में आप लेंगे ना, ऑयल का सबसे ज़्यादा इंडिया कहाँ से इंपोर्ट करता है, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे में बड़े अच्छे से मेंशन होता है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं हम वेजिटेबल ऑयल्स का, मोर देन 70% हम वेजिटेबल ऑयल्स का इंपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट किस पे फोकस कर रही है, मेक इन इंडिया, या फिर आपका कह रहे हैं कि सेल्फ रिलायंट हमारे पास वेजिटेबल ऑयल होना चाहिए, क्योंकि हमारा ज्यादा क्या हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट समझिए ना, कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है किसकी वजह से बढ़ रहा है आपका, क्योंकि इंपोर्ट हम इन प्रोडक्ट्स का कर रहे हैं। इस पे भी हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, तो फार्मर्स को स्कीम्स के तहत क्या बोला जा रहा है कि ज्यादा ज्यादा आप इन पे फोकस कीजिए। तो फर्स्ट पे आपका आ जाता है वेजिटेबल ऑयल्स, देन आपका पल्सेस भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। सेकंड नंबर पे ये आ जाता है किसमें, ये चीज समझिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द एग्रीकल्चर कमोडिटीज में इंपोर्टेड। तो एग्रीकल्चर में फर्स्ट आपका आ गया वेजिटेबल ऑयल, देन सेकंड पे आपका पल्सेस आ गया, थर्ड पे आपका आता है फ्रेश फ्रूट्स, थर्ड पे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट वन, वेजिटेबल ऑयल्स, ये आपको मेंशन्ड है, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट आता है, विद रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर आप इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर अपने आप में ही आपको पता लग जाएगा कि कौन सा आंसर है। सबसे पहले देखिए आपका, द सीलिंग लॉ वर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग, क्या ये सही स्टेटमेंट है? चलो नेक्स्ट में देखते हैं। द मेजर एम ऑफ द लैंड रिफॉर्म वाज प्रोवाइडेड एग्रीकल्चरल लैंड टू ऑल द लैंडलेस, इसीलिए लाया गया था लैंड रिफॉर्म। बिल्कुल बेसिक आंसर आपको दिख रहा है, आपकी ये एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से मेंशन है, 11th की एनसीईआरटी में, तो आराम से आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख रहे हैं, इट रिजल्टेड इन कल्टीवेशन ऑफ द कैश क्रॉप्स एज प्रीडोमिनेंट फ्रॉम फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन, नो। थर्ड फोर्थ ऑप्शन है, लैंड रिफॉर्म परमिट्स नो एग्जेम्पशन टू द सेलिंग लिमिट्स। तो क्या बोला गया, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, खुद समझिए। तो मेजर एम क्या था लैंड रिफॉर्म का, कि जो लैंडलेस लेबर्स हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, उसको लगभग सभी में बांटा जाए। तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच वन ऑफ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द राइस इन वर्ल्ड इन द लास्ट 5 years। ये क्वेश्चन समझने का है, क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन किस में होगा सबको, चाइना और इंडिया में। जबकि लास्ट 5 ईयर में जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट बोला गया है, ये चीज समझनी है हमें। मेन क्वेश्चंस के पॉइंट्स को समझना है कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कौन करता है। लगभग आपका 25 से 27%, 25 to 27% आपका एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है, ना कि चाइना। काफी बच्चों ने इसका आंसर गलत किया था इस पेपर में, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, इंडिया ना कि चाइना। ये चीज याद रखना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे ध्यान देना है हमें, ठीक। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो जो मेन क्रॉप्स हैं उनका आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा उगाता कौन है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है, सबसे ज्यादा इंपोर्ट कौन कर रहा है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप इंपोर्ट देखिए, और इंडिया के ही कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हम किस प्रोडक्ट का करते हैं, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक होती है, उसको आपको हाईलाइट कर लेना उस पॉइंट को, राइट। चलो फिर ग्लोबल राइस देख लेंगे आप, 25 to 26%, मैंने 27 बताया था। थाईलैंड कॉन्ट्रीब्यूट अप्रोक्स 22 to 25%, वियतनाम कितना करता है 13 to 16%, ठीक है। ये चीज याद रखना। Next, consider the following statement. Coal sector was nationalized by the government of India under Indira Gandhi. Now coal blocks are allocated on lottery basis. जबकि ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट आप समझिए, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, जब आपका 1971-72 के टाइम पे जो आपका कुकिंग कोल माइंस,
ठीक है, ये आया था आपका 1971 टू 72 में। और आपका नॉन कोकिंग कोल माइंस आया था आपका कब, 73 में। ये चीज़ आप याद रखना। तो ऑब्वियसली इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हो गया, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही हो गई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही होगी। नाउ कोल ब्लॉक्स आर अलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस, लॉटरी बेसिस पे ये नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ गए थे 2015 में, तो उसके बेसिस पे ये नहीं है। थर्ड सेकंड स्टेटमेंट आप जैसी गलत होती है तो आपका कौन सा ऑप्शन आ गया, वैसे तो फर्स्ट ऑप्शन आ चुका है, ए ऑप्शन, ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक से किया हमने। थर्ड आपका था टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्ट कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ द डोमेस्टिक सप्लाई बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन। देखिए बट नाउ आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में आप क्या देखेंगे, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। जबकि इंडिया का अगर आप देखेंगे फिफ्थ लार्जेस्ट है, ठीक है, कोल रिजर्व का, बट स्टिल शॉर्टेज होती है, इंपोर्ट हमें करना ही करना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी गलत होगी, तो ए ऑप्शन आपका आ चुका है। बड़े बेसिक क्वेश्चन थे, बड़े डिटेल में अगर आप समझेंगे इन पॉइंट्स को, अगर बेसिक नॉलेज होंगी तो नो डाउट ऐसे क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आपको फॉर एग्जांपल किसी को अगर पता भी नहीं होता कि नेशनलाइजेशन कब हुआ था कोल का, तो सेकंड स्टेटमेंट से जब आप देखेंगे कोल ब्लॉकेज नाउ, समझ रहे हो, एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि नाउ कोल ब्लॉक्स आर अलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस। खुद सोचिए गवर्नमेंट अब किस चीज पे फोकस कर रही है, क्या लॉटरी बेसिस पे नहीं, मेनली क्या अब ट्रांसपेरेंट मोड हो रहा है, ना कि लॉटरी। लॉटरी में तो आप क्या देखेंगे ना, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, दिखा देंगे कुछ भी मतलब निकाल के कि ये इसके नाम की कर दिया जाता है। तो ट्रांसपेरेंसी के तहत रहेगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, सारी चीज़ें होती है। तो इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हुई, तो आपके पास ऑप्शन बचा ए एंड सी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन ने बोला टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्ट कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक, आपकी जो सप्लाई है, अब नो डाउट इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट कोल का रिजर्व है, बट स्टिल हमारी शॉर्टेज होती ही होती है, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। बट इसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट ने क्या बोल दिया कि इतना पॉइंट तो ठीक था, ठीक है, देन बोल दिया बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्ट्स, ऐसा नहीं है। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया, तो अपने आप में फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही आ जाता है। तो यूपीएससी आपको एक ऐसा एज देता है कि अगर क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट एक्सट्रीम है या बच्चों को लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, तो एलिमिनेशन से आराम से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्विस एरिया अप्रोच वाज इंप्लीमेंटेड अंडर द प्रीव्यू ऑफ। तो आपको समझना चाहिए जो बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनके पास रूरल एरियाज में उनके ब्रांचेज हैं, बट रूरल एरिया में तो मेन जो विलेज होगा, जो सबसे बड़ा विलेज होगा, वहाँ पर बनाएंगे ब्रांच। हर ब्रांचेज हर सेक्टर में, या बोल सकते हैं आप हर विलेजेस में खोलना इतना सफिशिएंट नहीं हो पाता, क्योंकि ऑब्वियसली जो मैन पावर है उसका भी लगाना पड़ेगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, काफ़ी पैसा खर्च होता है। तो ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक्स और ये भी चाहेंगे कि इतनी चीज़ें ना हो। तो इसके लिए क्या किया गया था, लीड बैंक स्कीम लॉन्च की गई। तो इसमें लीड बैंक स्कीम में क्या था, ये आपकी लॉन्च हुई थी 1989 में। इसमें क्या किया गया कि जो बैंक है, जो लीड बैंक है, जो एक विलेज में, मान लो एक हमने एक सबसे बड़े विलेज में ओपन किया, रूरल एरिया में ओपन किया आपका लीड बैंक, ठीक है। अब ये सेलेक्ट करेगा आपके जो नियर वन, जो आपके 15 टू 20 जो विलेजेस हैं, वहां पर सर्विसेज पहुंचाना, वहां पर ये सर्विसेज पहुंचाना, 15 से जो 20 विलेजेस हैं वहां पर क्या पहुंचाना, सर्विसेज पहुंचाना, ठीक है। तो सर्विस एरिया अप्रोच इसी का पार्ट है, लीड बैंक स्कीम का पार्ट है। तो जो भी ये रहेगा लीड बैंक, जो मेन ब्रांच रहेगी, वो क्या करेगी, कमर्शियल बैंक्स की 15 से 20 विलेज होंगे, वहां पर अपना सर्विसेज को सप्लाई करेगी। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपने आप में बी ही ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है। तो नो डाउट ये क्वेश्चन अगर पता होगा तो ही अटेम्प्ट हो पाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन का तो यही होता है, क्वेश्चन या तो पता है या नहीं पता है, पर यूपीएससी एक दो क्वेश्चन तो इस टाइप के देती ही देती है, ठीक है। चलो, तो सर्विस एरिया अप्रोच क्या होता है, इंट्रोड्यूस इन 1989 एज अ पार्ट ऑफ लीड आपका बैंक स्कीम। स्कोप क्या है, डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ईच रूरल एरिया सेमी अर्बन एरियाज में ब्रांचेस का क्या करना, असाइंड करना 15 से 20 विलेजेस, ताकि सर्विस एरियाज वहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके बैंकिंग की, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या ऑब्जेक्टिव है, प्रमोट आपके प्रोडक्टिव लैंडिंग रहे, लिंक आपका क्रेडिट विद प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी, और अल्टीमेट रेज रूरल इनकम लेवल, ठीक है। तो ये सारा आपका वही फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक आर सेलेक्टेड बाय, बताइए। ये मैंने आपको ना, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो मैंने आपको करा रखा है, कौन करता है आपको, बैंक बोर्ड ब्यूरो। कब हुआ था ये, 2016 में बनी थी। कौन सी कमेटी थी, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, किस कमेटी के तहत बनी थी आपका ये बैंक बोर्ड ब्यूरो, किस कमेटी के बना था, पीजे नायक। ये चीज़ याद रखना, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ याद रखने की जरूरत होती है, कब बनी कैसे बनी, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो जितने भी चेयरमैन हैं, डायरेक्टर्स हैं, कौन नियुक्त करता है, बैंक बोर्ड ब्यूरो,
राइट। तो मेन आपका पता है 2016 में सेटअप हुई थी, रिकमेंडेशन कौन था, आरबीआई अपॉइंटेड नायक कमेटी बनी थी, पीजे नायक पार्ट ऑफ बोर्ड, इंद्रधनुष प्लान का ये पार्ट था, बैंकिंग रिफॉर्म्स लेके आने के, डिप्टी गवर्नर भी इसके मेंबर रहेंगे, 5 एक्सपर्ट मेंबर्स बनेंगे इंक्लूडिंग 2, ये आप देख लेना, राइट। तो ये कॉम्पोजिशंस आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, अटेम्प्ट करेंगे तो आप समझिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ द कमर्शियल बैंक इन इंडिया। कमर्शियल बैंक जो हैं, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, उनमें से ये कौन से इसके एसेट नहीं है, पूछा है ना, नॉट। क्वेश्चन पे ध्यान देना कि नॉट इट्स एसेट। समझिए, सबसे पहले आप बैंकिंग का काम क्या होता है, सबसे पहला काम क्या होता है, लोन एंड एडवांसेस देना। क्यों देना, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू इनका यहीं से आता है, किसकी वजह से, इंटरेस्ट रेट जो ये चार्ज करते हैं उससे से इनका पैसा आता है। तो ये आपका क्या होगा, एसेट का पार्ट होगा, बिल्कुल होगा जी। सेकंड आता है आपका डिपॉजिट। डिपॉजिट का पॉइंट समझिए, अब मैं हूं, मैंने अपने बैंक में पैसा जमा करा है, सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में या डीडी जो भी है, तो मैं तो कभी भी अपना पैसा निकलवा सकता हूं। तो क्या रहेगा वो, क्या वो उसके एसेट है, कमर्शियल बैंक का वो एसेट तो मेरा है ना, मैंने तो बस जमा करवाया है। हाँ, अगर मैंने लोन लिया होता, एडवांसेस लिया होता, तो मेरे को इंटरेस्ट भी पे करना होता, और उसको जो कैपिटल मैंने लिया था वो भी पे करना होता, तो वो इसका एसेट हो सकता था। तो जबकि डिपॉजिट इसका एसेट नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट, यस, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट हो रहा है, या फॉरेन सेक्टर में कहीं भी इन्वेस्ट हो रहा है, राइट, तो वो हो सकते हैं। तो इंटरेस्ट रेट ये हो गया। तो मनी एट कॉल एंड द शॉर्ट नोटिस, अब जब मनी एट कॉल चाहिए, आपस में बैंकों को कॉल चाहिए, शॉर्टेज हो गई है, तो इन चीजों का सपोर्ट चाहिए होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, बट इसने पूछा है नॉट इंक्लूडेड, तो वो कौन सा होगा आपका, डिपॉजिट, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय द रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू ओवरसी इन्वेस्टर्स हु वांट टू पार्ट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्फ डायरेक्टली। ये चीज समझिए। अब ओवरसी, आपका जो ओवरसी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें क्या होता है कि सेबी में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो क्या करते हैं, सेबी आपको एक चांस देती है और इवन आपको बोलती है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, बट आपको क्या करना पड़ेगा, पी नोट लेना पड़ेगा। पी नोट क्या रहेगा आपका, पार्टिसिपेटरी नोट, नॉट प्रोमिसिंग नोट, पार्टिसिपेटरी नोट लेना पड़ेगा। अब इसके थ्रू, ठीक है, ये सर्टिफिकेट होता है, इसके थ्रू आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं इनडायरेक्ट वे में। डायरेक्टली आपको इन्वेस्ट करना है तो स्टॉक आपको सेबी में रजिस्टर करना पड़ेगा, तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा आपका पार्टिसिपेटरी नोट, डी ऑप्शन। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट किसका होता है, कमर्शियल बैंक्स का होता है। कमर्शियल पेपर्स आपको ही पता है, प्रोमिसिंग नोट ये सब पता है, बट डिफरेंट क्या है आपका, पार्टिसिपेटरी नोट। तो इसका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पार्टिसिपेटरी नोट का। ठीक है, ए टाइप ऑफ ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है दैट ड्राइव्स देयर वैल्यूज अंडरलाइंग इंडियन सिक्योरिटीज एक्सचेंज, राइट। चलिए अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट आरबीआई टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड्स ऑफ इंडियन रूपी। क्वेश्चन को समझिए, राइट। इसमें सबसे पहली चीज बोला है स्लाइड्स ऑफ इंडियन रूपी का पॉइंट समझिए, इसको पार्ट्स में डिवाइड कीजिए क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, पॉइंट समझ में आ गया। पार्ट, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया यूपीएससी में वो आपको करना कैसे है, पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और उसको पार्ट्स में समझते चलिए, तो क्वेश्चन आपका बहुत इजी वे में आपका यूपीएससी क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहीं तक रुकिए, समझिए क्या बोला, द मोस्ट लाइकली मेजर्स गवर्नमेंट एंड आरबीआई टेक्स टू स्टॉप स्लाइड्स ऑफ इंडियन रूपी। स्लाइड्स मतलब डेप्रिशिएट हो रहा है, पैसा घटता जा रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू गिरती जा रही है, वो पॉइंट समझना आपको। तो इसमें बोला कि स्लाइड्स ऑफ इंडियन रूपी, तो कौन से मेजर्स नहीं लेंगे, मोस्ट लाइकली नहीं लेती गवर्नमेंट और आरबीआई। तो फर्स्ट पॉइंट है कर्बिंग इंपोर्ट ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स। तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट को हम प्रमोट कर रहे हैं और कर्ब कर रहे हैं आपके इंपोर्ट्स को जो नॉन एसेंशियल गुड्स हैं। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, बट पूछा है कि नॉट मोस्टली लाइक मेजर, ये समझिए। तो वैसे ये स्टेटमेंट सही है, मैं इसमें टिक लगा रहा हूं। एनकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स टू इशू रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स। मसाला बॉन्ड कहां जाएगा, मसाला बॉन्ड्स मींस आपका फॉरेन मार्केट में जाएगा, फॉरेन मार्केट से क्या आएगा, डॉलर आएगा, तो डॉलर आने से क्या होगा, रुपी एप्रिशिएट होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट समझना, ये अभी आपका स्टेटमेंट सही होता है। ईजिंग कंडीशन रिलेटेड टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स की अगर हम ईजिंग कंडीशन कर दें तो जो जितने ज्यादा एक्सटर्नल जो फाइनेंस जो सॉरी आपके फॉरेन जो इन्वेस्टर्स होंगे वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, तो डॉलर ज्यादा ज्यादा कहां आएगा, इंडिया में आएगा। इससे क्या होगा, रुपी की वैल्यू बढ़ेगी, यानी रुपी एप्रिशिएट होगा। तो आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी सही हो जाती है।
फोर्थ स्टेटमेंट है फॉलो एनी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जबकि ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है अपने आप में, क्योंकि जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करना होता है तो इससे क्या होगा, रुपये की वैल्यू गिरती है ना कि बढ़ती है, समझिए, राइट। आरबीआई फॉलो करेगा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें क्या चीज करना पड़ेगा, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होगा, कॉन्ट्रैक्शन मॉनेटरी पॉलिसी होगा, ना कि आपका एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। तो इसने बोला ना कि नॉट मोस्ट लाइकली मेजर्स, तो ये आपका गलत हो गया। तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत होगा, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जबकि गवर्नमेंट और आरबीआई ये स्टेप्स लेंगे ही लेंगे, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट, क्योंकि क्या करना है अब, फॉर एग्जांपल आपका ये करना है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करें, यानी इन्फ्लेशन रेट कम करना है, ठीक है, बढ़ाना है, या मतलब बोलते हैं लिक्विडिटी फ्लो मार्केट में बढ़ाना है, तो इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे तो बैंकों में पैसा ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा होगा तो क्या होगा बताइए, दोनों चीज में देखिए, पैसा ज्यादा हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, अब लोग बाहर के प्रोडक्ट ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है, तो हमारे पे दबाव आ गया, तो हमने क्या बोला, कर्बिंग इंपोर्ट्स, तो ये भी नहीं हो पाया, तो और चार्ज क्या होगा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में, बताइए, और इसमें क्या होगा, रुपये की वैल्यू गिर जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आरबीआई क्या फॉलो करेगा, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करता है, ना कि आपकी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही थी। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, 2023 या आई थिंक 23 में या 24 में बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बोलते हैं कि यूपीएससी के पीवाईक्यूज करने बहुत जरूरी होते हैं, बिल्कुल डिट्टो, स्टेटमेंट्स भी सेम थी। तो द मनी मल्टीप्लायर इज एन इकोनॉमी इंक्रीज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, बताइए, इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, क्या बढ़ेगा मनी मल्टीप्लायर से करने से, कैश रिजर्व इंक्रीज, क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किसके साथ बढ़ेगा, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ गया बैंकों का, तो क्या हो जाएगा, बैंकों को डिपॉजिट करना पड़ेगा आरबीआई में पैसा, आरबीआई में पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो मतलब बैंकों के पास पैसा कम हो गया, ठीक है। सेकंड है इंक्रीज द एसएलआर, एसएलआर भी बढ़ा रहा है, तो वही आरबीआई ने क्या किया, एसएलआर की बढ़ा दिया, रेट बढ़ा दिया उसका, तो फिर से बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट, इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, यस ये स्टेटमेंट सही है, बैंकिंग हैबिट बढ़ाएंगे लोग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, मोदी जी क्या कह रहे हैं, हर घर अकाउंट होना चाहिए, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जितना होगा, ज्यादा ज्यादा बैंक अकाउंट जितने ओपन होंगे, उतना बैंकों में पैसा आएगा और उतना मनी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही हो जाती है सी, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ना मनी मल्टीप्लाई हो रहा ना डिवाइड हो रहा, तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा अपने आप में। और यही क्वेश्चन इतिहास रचा गया फिर से दोबारा, सेम क्वेश्चन बिल्कुल सेम स्टेटमेंट्स के साथ, ठीक है। तो बच्चों ने पीवाईक्यूज कर रखा होगा, 2 नंबर फ्री के मिल गए, 2 नंबर आपको ही पता है कितना मायने कर होता है यूपीएससी के एग्जाम में, जब कट ऑफ से कोई 0.25 मार्क्स से रहता है ना, तो 2 नंबर तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, ठीक है। इसलिए पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये जो पीवाईक्यूज है बिल्कुल डिट्टो सेम पीवाईक्यू आपके रिपीट हुआ है, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर मैंने बता ही दिया था। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज आर कॉन्ट्रीब्यूटर और कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस, कौन से कॉन्ट्रीब्यूट होंगे जो करेंसी क्राइसिस आने से रोके, तो फर्स्ट है आपका द फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ इंडियाज आईटी सेक्टर्स, तो बहुत अच्छी बात है, अब आईटी सेक्टर फॉरेन करेंसी में मतलब अपना कर रहे हैं, सर्विसेज बहुत ज्यादा है ना, सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा है आपके बीओपी में, आप देखेंगे तो वही चीज है, तो अर्निंग तो हमारे आपके जो करेंसी क्राइसिस है उससे बचाएगा, तो ये स्टेटमेंट सही हो गई। चलो जी, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड है इंक्रीज इन द गवर्नमेंट, आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से क्या होगा, फिस्कल जो डेफिसिट है वो बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो क्या चांसेस है, करेंसी क्राइसिस आने के चांसेस है, तो कम करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, कम करना पड़ेगा अपना एक्सपेंडिचर, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत हो गई, तो कीजिए, अपने आप में कौन सा आंसर आ रहा है, 2 ऑप्शन बच गए। रेमिटेंस फ्रॉम इंडियन अब्रोड, ऑब्वियसली इंडियन में जब जब आपका डॉलर में पैसा आएगा, रेमिटेंस जब इंडिया में आएगा, उससे अपनी करेंसी की वैल्यू भी बढ़ेगी और करेंसी क्राइसिस होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, तो आपका थर्ड ऑप्शन भी सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन जैसे सही हुआ तो बी ऑप्शन आपका अपने आप में आ गया। इजी इजी था क्वेश्चन ये। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज आउट बाय गवर्नमेंटल एंटिटीज, नो डाउट ये क्वेश्चन अगर आपको पता होगा, इकोनॉमिक सर्वे में, बजट में ये मेंशन है कि भाई हमने सबसे ज्यादा हमारा जो डेट है, एक्सटर्नल डेट, वो किस पर है, सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे एक्सटर्नल डेट कौन सा होता है, कमर्शियल बोरिंग होता है, ठीक है, देन आपका एनआरआई वाला होता है, तो इसमें ये स्टेटमेंट गलत होगी कि गवर्नमेंट एंटिटीज नहीं, कमर्शियल बोरोइंग हमारा ज्यादा है, ना कि आपका
गवर्नमेंट एंटिटीज वाला, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ, एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गई, ये चीज याद रखना, जहां पर एक्सट्रीम आ जाए समझ जाओ। नेक्स्ट है ऑल, ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गई। ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर, क्या ऐसा है भाई? जापानीज येन भी होगा, एसडीआर भी होगा, इवन इंडियन रुपीज में भी होता है आपका, ठीक है, ये भी होता है, यूरो में भी होता है, डॉलर में भी तो होता ही होता है, नो डाउट सबसे ज्यादा हो सकता है, बट इसने बोल दिया एक्सट्रीम स्टेटमेंट ऑल ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो इसलिए आपका ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट से अगर मैं लगाऊं तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों गलत, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो यूपीएससी ऐसे भी चांसेस देती है आपको, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। In a given year in India, officially poverty lines are higher in some states than in other because poverty rates vary from state to state. Poverty rate आपका लगभग सेम होता है। प्राइस लेवल वरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, यस प्राइस लेवल चेंज हो सकता है स्टेट टू स्टेट का, टैक्सेस अलग हैं क्योंकि स्टेट टैक्सेस अलग होते हैं, और जो स्टेट में जो प्राइसेस होते हैं, जब आप लगा लीजिए क्या पता जहाँ पर पल्सेस ज़्यादा उगती हैं तो वहाँ पर पल्सेस का रेट कम मिलेगा। अब किसी कोई चीज़ क्या करनी पड़ रही है, एक्साइज ड्यूटी भी लगती है, कोई और चीज़ दूसरे स्टेट से मंगानी पड़ रही है, तो प्राइसेस वरी करते हैं ना कि बाकी चीज़ें। ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, क्वालिटी ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आपके 2019 के पीवाईक्यूज, और आपको इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखा, और मैं इसके आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल जाके आप देख लीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।